गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो अब हम देख रहे हैं एनालिटिकल पैराग्राफ। एनालिटिक पैराग्राफ पे होते क्या है बेसिकली, पहले उसको हम देखेंगे और उसमें क्या क्या लिखना होता है। ये बहुत ही ज़्यादा इजी होता है। क्योंकि इजी क्यों होता है? क्योंकि इसमें जो हमें ग्राफ दे रखा होता है या पाई चार्ट दे रखा होता है, जो उसमें दे रखा होता है ना डेटा, उसे सिर्फ हमें लिखना होता है कुछ लाइनों में। ठीक है, इसमें 120 वर्ड्स कुछ होते हैं, है ना। तो मतलब बेसिकली 10-15 लाइन्स लिखनी होती है ईजी वे में। जो तुम्हें दिख रहा है उसी को लिखना होता है। और ये तो ईजी है ना, कुछ भी याद करके नहीं जाना ना कुछ करना, जो लिखा हुआ है उसे देखकर हम लिखना है। तो पहले हम देखना है कि एनालिटिकल पैराग्राफ होता क्या। एन एनालिटिक पैराग्राफ इज अ फॉर्म ऑफ डिस्क्रिप्शन राइटिंग, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग की तरह होता है ये, विच इज रिटन ऑन द बेसिक ऑफ टेबल, सॉरी यहाँ पे लिखा है चार्ट। मतलब कोई भी चार्ट दे रखा होगा, ग्राफ दे रखा होगा, या तो डाटा, कोई डाटा दे रखा होगा, आउटलाइन, क्लूज, टेबल, मतलब कुछ भी तुम्हें दे रखा होगा, इन्फॉर्मेशन दे रखी होगी, उसमें तुम्हें लिखना है। व्हेन राइटिंग एन एनालिटिकल पैराग्राफ वन शोज रिमेंबर टू डिस्क्राइब द फैक्ट्स इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर एंड टू कवर द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड। मतलब जो भी हमें इन्फॉर्मेशन दे रखी है उसको हमें फैक्ट्स लिखना है, ओनली फैक्ट्स। ये नहीं कि मनगढ़ंत कहानी लिखनी है। जैसे मैंने कहीं देखा हुआ बच्चे को, ऑनलाइन क्लास में देखा था मैंने, मतलब कोई भी दे रखा था पाई चार्ट उन्होंने, उसमें मतलब क्या था कि डिफेंस एक्सपेंडिचर में सबसे ज़्यादा खर्च करते हैं गवर्नमेंट, और बुक्स या पढ़ाई में कम, स्टडी में कम। तो उसने ये लिख दिया कि मतलब पढ़ाई में ज़्यादा खर्च करना चाहिए था, डिफेंस एक्सपेंडिचर में ज़्यादा क्यों कर दिया, मतलब पढ़ाई हमारे लिए ज़रूरी है। तो मतलब ऐसी खुद मन से बातें नहीं लिखनी, उसमें फैक्ट्स लिखने हैं। किसी ने तुमसे पूछा थोड़ी ना है कि डिफेंस एक्सपेंडिचर में अच्छा या एडवांटेज है डिसएडवांटेज, थोड़ी ना पूछे थे तुमसे। जो फैक्ट्स दे रखे हैं तुम्हें, जितनी परसेंटेज दे रखी है, नंबर दे रखे हैं, हमें वो लिखने हैं ओनली। कुछ उसमें अपनी मर्जी से कुछ नहीं घुसाना होता है ना। तो ये मत लिख देना कि ऐसा होना चाहिए था, वैसा होना चाहिए था, ऐसा या वैसा, ऐसा कुछ नहीं लिखना अपनी मर्जी से। तो एक पॉइंट, वो एक लाइन तक नहीं लिखनी अपनी मर्जी से। जो दे रखा है, जैसे पाई चार्ट दे रखा हो या ग्राफ दे रखा हो, उसी के बेसिस पर हमें लिखना है, अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं। अगर अपनी मर्जी से कुछ लिखोगे एग्जामिनर मार्क्स काट लेगा। फीचर्स ऑफ एनालिटिकल पैराग्राफ राइटिंग, क्या क्या फीचर्स है? इट शुड स्टेट फैक्ट्स दैट आर प्रोवाइडेड बाय द चार्ट। कोई भी चार्ट दे रखा है, उसमें जो फैक्ट्स दे रखे हैं, फैक्ट दे रखे होंगे उस चार्ट में। अ पर्सनल ऑब्जर्वेशन और रिस्पॉन्स शुड बी प्रोवाइडेड। कुछ ऑब्जर्वेशन दे रखे होंगे। इट इज नेसेसरी टू मेक यूज अ सिंपल एंड एक्यूरेट लैंग्वेज। ज़्यादा भारी भरकम लैंग्वेज यूज करने की जरूरत नहीं है, सिंपल लैंग्वेज यूज करना, ईजी लैंग्वेज। इट डिस्क्राइब्स द गिवन चार्ट, टेबल, डाटा, ग्राफ, क्लूज एक्सेट्रा। इसमें क्या क्या होगा डाटा, टेबल वगैरह ये सब होगा। इट शुड बी ब्रीफ एंड कॉम्प्रिहेंसिव, इंक्लूड कंप्लीट इन्फो। कॉम्प्रिहेंसिव यानी कि उसमें सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी हो, तुम इन सारी इन्फॉर्मेशन लिखो जो भी तुम्हें दे रखी है, एट द सेम टाइम, उसी जगह पे। मतलब ब्रीफ होना चाहिए, ज़्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए, छोटा सा। अब फॉर्मेट क्या एनालिटिकल पैराग्राफ को कैसे लिखना है? इंट्रोडक्शन, इसमें तीन ही चीज होती है, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन क्या होती है? एक्सप्लेन इन 1 or 2 लाइन्स द सब्जेक्ट ऑफ द ग्राफ गिवन। मतलब जो भी तुम्हें, अभी हम क्वेश्चंस देखेंगे, कुछ 1-2 क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है, उसमें देखना कैसे इंट्रोडक्शन। ये भी बहुत ईजी होता है, मैंने कहा था स्टार्टिंग में। इंट्रोडक्शन तो हमें क्वेश्चन से ही मिल जाएगा, जो क्वेश्चन होता है उसी में से एक लाइन उठा के यहाँ लिख देनी है। बॉडी में क्या होता है? एक्सप्लेन इन डिटेल, डिटेल में एक्सप्लेन करना है कि ये ग्राफ बेसिकली है किसमें। इज अबाउट यूज टू रिलेवेंट फिगर्स, एक्सप्लेन ट्रेंड्स, क्या चल रहा है उसमें। मेक कंपैरिजन दिखाना हमें कि मतलब कुछ ईयर्स दे रखे होते हैं ना, तो उनके बीच में हमें कंपेयर करके लिखना होता है। कॉन्ट्रास्ट, डिवाइड इनटू सब पार्ट्स, मतलब अगर बहुत ही ज़्यादा दे रखा है तो उसे 2 पार्ट्स में लिख सकते हैं, वरना अदरवाइज छोटा ही लिखना है, कोई जरूरत नहीं है बड़ा लिखने। कंक्लूजन में क्या लिखना है? कंक्लूड द पैराग्राफ गिवन द ओवरऑल व्यू और समरी ऑफ द ग्राफ। यानी कि ओवरऑल इसमें क्या है, ओवरऑल तुम्हें जब पढ़ के देखोगे पूरा, मतलब जो तुमने लिखा है उस, और जो तुम्हें ग्राफ या पाई चार्ट दे रखा है, उसमें तुम्हें क्या समझ में आया, क्या कंक्लूजन, मतलब लास्ट में ओवरऑल पूरा है क्या चीज़, किस चीज़ पे बेस्ड है। तो सबके कंक्लूजन अलग अलग हो सकते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि एक ही हो। ठीक है, अब मैं आपको कुछ पॉइंट्स वगैरह दूंगी, जो कि आप वर्ड्स दूंगी, जो कि ग्राफ लिखने से पहले हम ये देख लेते हैं कि किस टाइप से लिखना है। अगर हम इंट्रोडक्शन लिखना चाहते हैं अपने, जो भी हमें ग्राफ दे रखा है वो देखा, तो कौन से फ्रेसेस आएंगे? इन फ्रेसेस का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि द चार्ट गिवन अबव डिस्क्राइब। जो ये चार्ट दे रखा है वो डिस्क्राइब कर रहा है। ये जो ऐसे वर्ड्स है ना, ये थोड़े अट्रैक्टिव दिखाते हैं, मतलब अच्छा लगता है एनालिटिकल पैराग्राफ। द टेबल सजेस्ट, ये जो टेबल है वो सजेस्ट कर रही है। द लाइन ग्राफ शोज, इसके आगे जो भी दे रखा हो, क्वेश्चन में दे रखा होगा ये, द लाइन ग्राफ शोज द डेटा गिवन प्रोवाइड्स इन्फॉर्मेशन अबाउट। जो डेटा है वो इस टाइप की इन्फॉर्मेशन में दे रहा है। द पाई चार्ट इलस्ट्रेट, मतलब जो पाई चार्ट है ये इलस्ट्रेट कर रहा है। तो ये तो हमारे इंट्रोडक्शन क्या होगा इतने, ठीक है। उसके बाद और हमें ट्रेंड्स को डिस्क्राइब करना कि मतलब उसमें एक्चुअली में हो क्या रहा है वो डिस्क्राइब करना। तो कैसे लिखेंगे? अ पैटर्न ऑफ ग्रोथ, मतलब अगर उसमें पूरे में ग्रोथ हो रही है, यानी कि जो ग्राफ दे रखा है उसमें ग्रोथ हो रही है, तो हम लिखेंगे पैटर्न ऑफ ग्रोथ। रैपिडली डबल्ड, मतलब अचानक से डबल्ड होगा, दुगना होगा। स्ट्राइकिंग इंक्रीज, ये इंक्रीज हो रहे हैं। पीक्ड मतलब सबसे हाईएस्ट, जहाँ जिस ईयर में सबसे ज़्यादा हो रहा है, पीक्ड मतलब हाईएस्ट। डिक्लाइन मतलब कम। लेवल्ड ऑफ, नीचे चलेगा। फ्लक्चुएट यानी कि जो ग्राफ है, द ग्राफ इज फ्लक्चुएटिंग, प्रेजेंट टेंस में लिखना, ठीक है। द ग्राफ इज फ्लक्चुएटिंग, मतलब फ्लक्चुएट यानी कि एक जगह पे ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, एक जगह पे डिक्रीज। जब इंक्रीज डिक्रीज चलता रहे तो उसे हम फ्लक्चुएट कहते हैं। स्टार्टिंग टू फॉल, मतलब अब गिरने लगा है। ड्रॉप डाउन, नीचे कम हो गया। स्लाइटली, कम।
एक्सेट्रा। और अगर कंक्लूजन में हम लिखना चाहें तो कंक्लूजन में लिखेंगे ओवरऑल, मतलब ओवरऑल द ग्राफ इज फ्लक्चुएटिंग। तो इस तरीके से हम लिखना है सब्सिक्वेंटली, इन ऑल, इन अ नटशेल, इन शॉर्ट, इंक्लूडिंग एक्सेट्रा, ये जो वर्ड्स हैं वो यूज करना है। तो अब हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं इसके। पाई चार्ट शोज द प्रोपोर्शन ऑफ पीपल फ्रॉम डिफरेंट हाउस होल्ड्स लिविंग इन पॉवर्टी इन द UK in 2002. Write an analytical paragraph to describe information in 100 to 200 words में लिखना है, ठीक है। 100 वर्ड में लिख सकते हो, 200 वर्ड में एज योर मर्जी, ठीक है। सो यहाँ पे सिंगल एज्ड पेरेंट्स कितने हैं, ये रहे सिंगल एज्ड पेरेंट्स। एज्ड कपल ये हैं, सिंगल विदाउट चिल्ड्रन ये हैं, कपल विदाउट चिल्ड्रन ये, सोल पेरेंट्स ये रहे, कपल विद चिल्ड्रन ये रहे, और ऑल हाउस होल्ड्स ये रहे। तो अब हम इस पे हमें एनालिटिकल पैराग्राफ द पाई चार्ट शोज द प्रोपोर्शन ऑफ डिफरेंट हाउस होल्ड्स लिविंग पॉवर्टी। क्वेश्चन हमने पढ़ लिया, जो एक पाई चार्ट दे रखा है हमें, ये रहा पाई चार्ट, ठीक है। उसमें क्या दे रखा है, डिफरेंट हाउस होल्ड्स दे रखे हैं, यानी कि सिंगल एज पर्सन, एज कपल, ये सारे हाउस होल्ड्स दे रखे हैं हमें। पॉवर्टी इन UK 2002 का डेटा है ये, ठीक है। ये तो मैंने आपको समझा ही था उसमें। तो अब देखते हैं कि इसमें लिखना कैसे है। ये यहाँ पे मैंने लिख के रखा हुआ है, ठीक है। द गिवन पाई चार्ट इलस्ट्रेट्स, देखो यहाँ पे इलस्ट्रेट्स वर्ड यूज आया ना, जो कि उसने बताया था। द गिवन पाई चार्ट इलस्ट्रेट्स 7 डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ हाउस होल्ड्स लिविंग इन पॉवर्टी इन द UK। कितनी कंट्रीज है, 7 है कंट्रीज, तो 1 2 3 4 5 6 7, हाँ 7 कंट्रीज। द गिवन पाई चार्ट इलस्ट्रेट्स द 7 डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ हाउस होल्ड्स लिविंग इन पॉवर्टी, ठीक है। फिर यहाँ पे इस टाइप से हमें वो लिखना है, इट इज क्लियरली एविडेंट फ्रॉम द पाई चार्ट दैट 26% ऑफ द टोटल पॉवर्टी स्ट्राइकन हाउस होल्ड्स आर द सोल पेरेंट्स। मतलब जो जो हमें दिख रहा है ना वो हमें लिखना है। मतलब 26% पॉवर्टी का है, तो 26% कहाँ पर है यहाँ पे, 26% ये रहा, 26% सबसे ज़्यादा ये। तो स्ट्राइकन वर्ड यहाँ पे यूज हुआ है इसके लिए, स्ट्राइकन यानी कि हाईएस्ट, स्ट्राइकन हाउस होल्ड्स आर टू सोल पेरेंट्स। सिंगल पीपल विदाउट चिल्ड्रन अकाउंट्स फॉर द सेकंड हाईएस्ट प्रोपोर्शन, मतलब जो सेकंड हाईएस्ट प्रोपोर्शन किसकी है, सिंगल वालों की। इन द कॉन्ट्रास्ट कपल्स ऑफ विदाउट चिल्ड्रन अकाउंट फॉर 15%, और पुअर हाउस होल्ड सिंगल एज पर्सन एंड एज कपल प्रोपोर्शन ऑफ 12% फॉर पुअर हाउस होल्ड्स। जो जो हमें दे रखा है उसमें हमें सिर्फ लिखा है। अब इसके बाद क्या लिखना है, कंक्लूजन। ओवरऑल 14% ऑफ हाउस होल्ड्स इन UK वर लिविंग अंडर पॉवर्टी, मतलब जो 14% लोग हैं वो पॉवर्टी में है। द यंगर जनरेशन हैड अ ग्रेटर पुअर परसेंटेज देन देयर एज्ड counterparts, couples without children had better economic condition than those with children. This pie chart shows the annual spendings of countries' budget. Analyze the important information and write an analytical paragraph. यहाँ पे हमें कंट्रीज बजट दे रखा है कि कंट्री कहाँ कहाँ पर पैसे ज़्यादा खर्च करती है। जैसे एजुकेशन का 6% है, गवर्नमेंट 6%, वेटरन्स बेनिफिट 6%, और सबसे ज़्यादा मिलिट्री है 57%। हाईएस्ट एक्सपेंडिचर कहाँ होती है मनी, 57% मिलिट्री में। इंटरनेशनल अफेयर्स 3%, एनर्जी एनवायरनमेंट 3, साइंस भी 3 है, हेल्थ 5%। तो इसमें यही सारा हमें डेटा दे रखा है। अब इसके थ्रू अब हम एनालिटिकल पैराग्राफ लिखें। The above pie chart shows that the annual spendings of a country's budget, एक कंट्रीज के बजट का दे रखा है एनुअल स्पेंडिंग, ठीक है। द अबव पाई चार्ट शोज, यहाँ पे इलस्ट्रेट भी लिख सकते हैं, है ना, और द चार्ट गिवन डिस्क्राइब्स ये भी लिख सकते हैं हम, कुछ भी लिख सकते हैं। और फिर बात आती है बॉडी की। बॉडी में क्या लिखना है, इट इज़ क्लियरली मैंशन इन दिस पाई चार्ट, ये क्लियरली मैंशन किया हुआ है इस पाई चार्ट में। इट इज़ क्लियरली मैंशन इन दिस पाई चार्ट दैट हाईएस्ट मनी इज स्पेंड ऑन मिलिट्री। मतलब सबसे पहले हमें क्या पॉइंट लिखना है, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट और लोएस्ट का लिखना है। सबसे पहले फर्स्ट लाइन जो बनेगी तुम्हारी वो हाईएस्ट की बनेगी और लोएस्ट की। जैसे कि यहाँ पे दे रखा था सबसे ज़्यादा मिलिट्री पे ज़्यादा खर्च हुआ है, तो तुम्हें कुछ नहीं लिखना है, हाईएस्ट और लोएस्ट सबसे पहले लाइन लिख दो, सबसे इजी। फर्स्ट पॉइंट समझ में आ गया, क्या लिखना है, हाईएस्ट और लोएस्ट लिखना है। इंट्रोडक्शन तो तुम क्वेश्चन से लिख लोगे, ये हो गया, ठीक है, इंट्रोडक्शन पहले हो गया। फिर इट इज़ क्लियरली मेंशन इन दिस ग्राफ, ये लाइन लिख लेना, इट इज़ क्लियरली मेंशन, ये एविडेंट भी लिख सकते हैं, कुछ भी वर्ड लिख सकते हैं। इट इज़ क्लियरली मेंशन इन दिस पाई चार्ट दैट हाईएस्ट मनी इज स्पेंड ऑन मिलिट्री, सबसे ज़्यादा पैसे जो है मिलिट्री में खर्च हो रहे हैं, एंड लोएस्ट मनी इज स्पेंड ऑन फूड, सबसे ज़्यादा जो कम खर्च हो रहा है वो फूड एंड एग्रीकल्चर सेक्टर विच इज 57 एंड 1% रिस्पेक्टिवली। यानी इतना लिख दिया, हाईएस्ट और लोएस्ट का यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। इन एजुकेशन गवर्नमेंट एंड वेटरन्स बेनिफिट्स एनुअल स्पेंडिंग ऑफ कंट्रीज बजट इज 6%। जो जो दे रखा था मैंने तो वही लिखा, ज़्यादा कुछ खास है नहीं इसमें, कि हमने ये बोला एजुकेशन गवर्नमेंट एंड वेटरन बेनिफिट में एनुअल स्पेंडिंग कितनी है, 6%। एंड ऑल्सो हाउसिंग कम्युनिटी हेल्थ सेक्टर कंट्रीज एनुअल बजट द सेम, मतलब सेम है इसमें, देखना पाई चार्ट में तुम्हें सेम ही दिखेगा, विच इज 5%। इंटरनेशनल अफेयर्स एनर्जी एनवायरनमेंट साइंस एंड ट्रांसपोर्ट ऑल्सो सेम %, इसकी भी सेम परसेंटेज है।
विच इज़ 3, लेबर इज़ 2% एंड फूड एग्रीकल्चर सेक्टर इज़ 1%। तो अब इतना तो बॉडी में इन अ नटशेल, मतलब इन अ नटशेल वी कंक्लूड दैट इन ऑल सेक्टर कंट्रीज एनुअल स्पेंडिंग इज लेस देन 10%। हमने ये देखा कि इन सारे सेक्टर्स में 10% से कम है, एनुअल बजट कम है, बट इन मिलिट्री सेक्टर द परसेंटेज इज कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम अदर सेक्टर्स विच इज़ 57%। यानी कि हमने ये कंक्लूड किया कि सारे सेक्टर्स 10% से कम है, बट जो मिलिट्री सेक्टर है उसमें वो कम्प्लीटली डिफरेंट है। सारे जितने भी सेक्टर्स हैं उन सबसे ज़्यादा डिफरेंट अलग है, जो कि क्या 57%। ठीक है, तो 2 हमने इस वीडियो में करे, एक मैं आपको होमवर्क से दे रही हूँ। द ग्राफ गिवन बिलो इज बेस्ड ऑन अ सर्वे डन फॉर द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th इन अ गवर्नमेंट स्कूल ऑफ दिल्ली इन द स्पेसिफिक ईयर्स ऑफ द बेसिक ऑफ डिटेल्स इन द ग्राफ। ये ग्राफ दे रखा है तुम्हें, ठीक है, और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। पहली लाइन, चलो इसको भी मैं तुम्हें दिखाई देती हूँ क्या होमवर्क। द अबव ग्राफ बेसिकली बेस्ड ऑन सर्वे डन on the numbers of students of class 12th in a government schools of Delhi in specific years. It is clearly evident that highest number of students studying, तो सबसे पहले देखो इसमें मैंने वो लिखा हाईएस्ट और लोएस्ट का कॉन्सेप्ट लिखा। हाईएस्ट इतने सन में थे which is and lowest is study in इतने which is 100. Each of year graph is increasing except in the year of, मतलब हर साल ग्राफ बढ़ रहा है। यहाँ देखो हर साल ग्राफ बढ़ रहा है, यहाँ से बढ़ा, यहाँ से बढ़ा, फिर अचानक से नीचे आया। 2018-19 में ये नीचे गिर गया। तो मैं लिखेंगे each year graph was increasing except in the year of 2018-19. In 2017-18 number of students is 250 and suddenly graph downs, but in 2018-19 graph increased rapidly and reached to 350 students. In 2015-16 to 2019 students increased approximately 3 times. यानी 2015-16 का है, 2015-16 से 2019-20 ग्राफ ऑलमोस्ट 3 टाइम्स बढ़ा। जैसे कि यहाँ पे 50 पहले 100 था, 100 से 300 हो गया, अप्रोक्सीमेटली 3 टाइम्स बढ़ा ना, हमने लास्ट में लिखा अप्रोक्सीमेटली 3 टाइम्स बढ़ा। फिर इन अ नटशेल वी कंक्लूड दैट दिस ग्राफ इंक्रीजिंग एवरी ईयर। हमने ये देखा नटशेल में कि ग्राफ हर साल बढ़ रहा है, सिर्फ एक साल में नहीं बढ़ रहा। 2018-19 एंड लॉट्स ऑफ स्टूडेंट स्टडी इन द ग्राफ ऑफ 2018-19 विच इज़ 350। और सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट्स कौन से ईयर में पढ़ रहे हैं 2019-20, ये हमने इसमें कंक्लूड किया। ठीक है, आई होप एनालिटिकल पैराग्राफ समझ में आ चुका होगा। इसमें कुछ नहीं करना होता, जो हमें दे रखा, जो हमें ग्राफ दे रखा होगा उसके बारे में हमें लिखना होता है। ठीक है, समझ में आ गया सबको? ठीक है, बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।